हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर रजनी सिंह लेकर आई हूँ आपके लिए नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि मैं आपके सब्जेक्ट के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी से रिलेटेड है उसके ऊपर नई सीरीज़ स्टार्ट करूँ। सो आज से वो सीरीज़ स्टार्ट होती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टुडे वी विल स्टार्ट प्रीएम्बल। आज हम प्रीएम्बल को स्टडी करेंगे कि प्रीएम्बल क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इंडिया, ये आपका सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आज हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रीएम्बल के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि प्रीएम्बल क्या है, क्यों लाया गया, क्या इसकी ज़रूरत है। ये स्टार्ट करते हैं। प्रीएम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना। तो ये जो प्रीएम्बल है, आखिर हमारे इंडिया के अंदर ये प्रीएम्बल आया कहाँ से, और ये प्रीएम्बल का वर्ड जो यूज़ किया गया आखिर ये है क्या। जो प्रीएम्बल है मतलब जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना जो ली गई है, जो वर्ड लिया गया है वो लिया गया है प्रेम्बुलस से। प्रेम्बुलस का मतलब होता है कि टू गो बिफोर, ठीक है ना। तो ये प्रीएम्बल वर्ड जो है, प्रस्तावना वर्ड जो है, ये हमारा प्रेम्बुलस से लिया गया है, जो बताता है इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन का मतलब परिचय को। जब भी हम किसी परिचय की बात करते हैं, किसी भी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, और जब वो इंट्रोडक्शन किसी प्रीएम्बल के अंदर यूज़ होता है, किसी प्रीएम्बल वर्ड के साथ यूज़ होता है, तो समझ जाइए वो किसी देश की, किसी स्टेट की बात कर रहा है। तो जब हम किसी प्रीएम्बल की बात करते हैं तो प्रीएम्बल का मतलब होता है कि हाँ, ये किसी देश से जुड़ा हुआ है और उस देश के बारे में बात करता है। मान लीजिए मैं आप में से किसी से कहूँ कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। अब मैं किसी घर के बाहर खड़े होकर तो ये नहीं कह सकती घर वाले से कि आप इंट्रोडक्शन दीजिए। दीवारें तो इंट्रोडक्शन नहीं देंगी, किताबें इंट्रोडक्शन कैसे दे सकती हैं। यहाँ तक कि कहूँगी कि देश भी इंट्रोडक्शन कैसे दे सकता है। तो जब बात करते हैं कि प्रीएम्बल की, तो प्रीएम्बल एक ऐसी चीज़ है कि वो पुस्तकों के थ्रू, मतलब कि जो बुक्स होती हैं, बुक्स के थ्रू भी, देश के थ्रू, लोगों के थ्रू, यहाँ उसके कल्चर के थ्रू, उन सारी चीज़ों के थ्रू एक ऐसा कंबाइंड सोर्स होता है जिसको नाम प्रस्तावना दिया गया है, प्रीएम्बल दिया गया, जो बताता है कि आओ हमें जानो। तो प्रीएम्बल जो है क्या है, प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्शन है किसी देश का, किसी राज्य का। होप सो आपको ये समझ में आया होगा कि प्रीएम्बल वर्ड जो है वो प्रेम्बुलस से लिया गया है, जो बताता है इंट्रोडक्शन को, ठीक है, इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। अब देखिए, बात करते हैं कि प्रीएम्बल के अंदर क्या क्या चीज़ है। जब हम किसी प्रीएम्बल की बात करते हैं, हम इंडियन प्रीएम्बल की बात कर रहे हैं, जब हम इंडिया के प्रीएम्बल की बात कर रहे हैं, इंडिया के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो इसमें कौन सी चीज़ें जुड़ी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तो जो प्रीएम्बल है, जो परिचय है, मतलब प्रीएम्बल जो है हमारा, जो प्रस्तावना है, वो डिफाइन किसको करता है, एक इंट्रोडक्टरी मैनिफेस्ट को। इंट्रोडक्टरी मैनिफेस्ट मतलब कि परिचयात्मक घोषणा पत्र को। इंट्रोडक्टरी मैनिफेस्ट जो है जी, जो प्रीएम्बल है, जो प्रस्तावना है, ये किसको बताता है, ये डिफाइन करता है एक ऐसे स्टेटमेंट को जो अपना इंट्रोडक्शन देता है। अब इस इंट्रोडक्शन के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं। इंट्रोडक्शन जब दिया जाता है तो इसके अंदर क्या होता है। आप में से अगर मैं किसी से पूछूंगी आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो आप क्या बताएंगे, मैं कहाँ रहता हूँ, मुझे क्या पसंद है, मैं क्या करता हूँ, मैं कहाँ तक पढ़ा हूँ, मेरी क्या क्या हॉबीज़ हैं, मुझे क्या डिसलाइक, क्या लाइक, ये सारी चीज़ें ही बताते हैं ना। लेकिन जब हम अपने भारत के प्रस्तावना के बारे में पढ़ते हैं, जब हम उसके प्रीएम्बल के बारे में पढ़ते हैं, तो उस इंट्रोडक्शन में हम जो जानते हैं वो है, सबसे पहला है उसकी फ़िलॉसफी। फ़िलॉसफी का मतलब होता है दर्शन। जब हम किसी फ़िलॉसफी की बात करते हैं, किसी दर्शन की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम उसको किस किस विचार से उसको समझ रहे हैं, हमारी सोच क्या है, मतलब वो जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना के पीछे की सोच क्या है जो उसको बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये उस फिलॉसफी को बताता है, उस दर्शन को बताता है। एक प्रस्तावना में, हमारे भारत की प्रस्तावना में या हमारे भारत के प्रीएम्बल के अंदर फिलॉसफी को लिखा गया, एक दर्शन को लिखा गया कि उसको लिखने के पीछे का कारण क्या था, रीज़न क्या था। सेकंड हम जानेंगे मोटिव, ठीक है ना। मोटिव का मतलब एम जो होता है कि उसके पीछे का आखिर उद्देश्य क्या था कि ये जो लिखा गया। तीसरा ये बताता है यूटिलाइजेशन, उसका उपयोग, उसका यूज़, कि किस किस चीज़ में इसका यूज़ होगा, आखिर इसको क्यों बनाया गया। उसके बाद है थॉट एंड एम्बिशंस, कि आपके क्या क्या आइडियाज़ हैं, मतलब रचना करना या किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना या उसको एक नया निर्माण करना, ठीक है ना। तो जब हम थॉट एंड एम्बिशन की बात बताते हैं, तो जो हमारा प्रीएम्बल है, जो हमारी प्रस्तावना है, वो उसके विचार और महत्वाकांक्षा के बारे में बताते हैं, उसके एम्बिशंस के बारे में बताते हैं, उसके थॉट के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है
प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत, कि एक प्रस्तावना जो है उसके सिद्धांत के बारे में बताती है कि उसके आखिर सिद्धांत क्या हैं। ओके, और लास्ट है पर्पस, कि आखिर क्या पर्पस रहा था उसका बनाने का। तो जब हम प्रियम्बल की बात करते हैं, प्रस्तावना की बात करते हैं कि भाई आज हम प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे, या तुमने प्रस्तावना पढ़ी है तो इसका मतलब है तुम किसके बारे में कर रहे हो, एक ऐसे देश के बारे में बात कर रहे हो जो उसका एक ऐसा सोर्स है जो आपको बताएगा उसके दर्शन के बारे में, उस देश की फ़िलॉसफी के बारे में, उसके मोटिव के बारे में, उसके यूटिलाइजेशन के बारे में, उसके थॉट एंड एम्बिशन के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में, पर्पस के बारे में। ठीक है ना। तो उसका प्रयोजन क्यों हुआ, उसके सिद्धांत क्या हैं, उसकी विचार और महत्वाकांक्षा क्या है, उपयोग क्या क्या है उसके उद्देश्य क्या हैं, उसका दर्शन क्या है, ये सारी चीज़ों को बहुत ही गहराई से बताता है हमारा प्रियम्बल, हमारी प्रस्तावना। होप सो आपको इतना समझ। तो जब हम बात करते हैं कि प्रियम्बल मेकर्स कौन रहे हैं, मतलब जब हम बात करेंगे कि आखिर ये प्रियम्बल बनाई किसने, प्रस्तावना का ये जो ऑप्शन था लेकर कौन आया, तो अब इसको हम स्टडी करते हुए देखते हैं कि प्रियम्बल बनाने वाले थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के माइंड में एक आइडिया आया कि अभी तक हम जिस भी देश को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, इतने सारे देश हैं, और इन सभी देशों को जब हम देख रहे हैं कि हमें किस देश से कौन सी चीज़ लेनी है, और उनको समझने के लिए सबसे पहले हम उसके इंट्रोडक्शन के पार्ट को उठाते हैं। तो इन्होंने सोचा कि फिर हमारे देश का भी एक इंट्रोडक्शन का पार्ट होना चाहिए। इनके माइंड में ये आइडिया आया और इन्होंने फिर इसको डिस्कस किया, और डिस्कस करने के बाद इन्होंने सोचा कि हमारे भारत का भी एक प्रियम्बल जैसा पार्ट होना चाहिए, एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, हमारे संविधान का एक ऐसा इंट्रोडक्शन होना चाहिए जो पूरे की पूरे भारत को डिफ़ाइन करता हो, डिस्क्राइब करता हो और बताता हो कि हमारे संविधान के फ़ीचर क्या हैं, हमारे भारत के, हमारे देश के फ़ीचर्स क्या हैं। तो इसके लिए जो है वह कुछ उद्देश्य, कुछ विकास बताते हैं, लेकर आते हैं उस प्रियम्बल के थ्रू, जिसके अंदर वो कहते हैं कि हमारे प्रियम्बल जो है, हमारे प्रियम्बल के अंदर होगा कि हमारा जो संविधान है वो एक मूल कुंजी के रूप में काम करेगा, एक गाइड के रूप में काम करेगा, एक प्रियम्बल के रूप में काम करेगा, जो बताएगा कि किस तरीके से हमारे भारत के जो आदर्श हैं, हमारे भारत के जो फीचर्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो कितनी इम्पॉर्टेंट रखती हैं, और उनका वर्णन करेगा कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, कौन कौन से आदर्श हैं जो हमारे संविधान को डिस्क्राइब करता है। ठीक है ना। तो इन सारे उद्देश्यों के साथ जो है प्रियम्बल को लाया गया, और उसके अंदर बताया गया कि हमारे संविधान की शक्ति जो है वो है हम भारत के लोग, मतलब कि हम लोग, क्योंकि ये स्टार्ट ही हम लोग से होता है। तो इन्होंने हमारे संविधान की शक्ति को ही लोगों का नाम दिया है कि लोगों के द्वारा ही हमारा संविधान ड्राइव होता है, और हमारे संविधान को रचा भी उन्हीं के थ्रू गया, रचा भी उन्हीं को देखकर, मतलब देखकर रचा गया कि कौन सी सिचुएशन किसके लिए ठीक है, कहाँ कब कैसा होना चाहिए, किसी के साथ मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा जो लोग हैं ना, लोगों की शक्ति के रूप में बताया कि जो शक्ति है वो ही संविधान है। संविधान के अंदर वो सारी पावर्स को उन्होंने क्रिएट कर दिया कि उस संविधान के द्वारा या संविधान के थ्रू ही आप लोग जो हैं मतलब जस्टिस की ओर जा सकते हैं, आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि जो प्रियम्बल्स हैं, प्रियम्बल के अंदर होना चाहिए कि हमारा जो भारत है वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से हर चीज़ में न्याय करेगा, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। हमारे भारत के लोगों की और हमारे संविधान के अंदर जितने भी वर्णित हैं उन सब में सभी लोगों के विचार शामिल होंगे, उनकी वो अभिव्यक्ति, उनका वो एक्सप्रेशन, साथ ही उनके वो आइडियाज़, उनके वो थॉट, उनके वो बिलीव्स, उनके वो रिलीजन, वो सारी चीज़ों की उनको स्वतंत्रता, उनको वो लिबर्टी दी जाएगी जिसके वो हकदार हैं। यहाँ किसी के साथ कोई, किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है ना। हर किसी को लिबर्टी दी जाएगी और हर किसी को वो सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएंगी जो कि मतलब एक समानता के रूप में, स्वतंत्रता के रूप में सभी को मिलनी चाहिए। साथ ही साथ हमारा जो भारत है उसके जो प्रियम्बल है उसके अंदर बंधुता मतलब भाईचारे की भावना को इन्होंने उसके अंदर इंक्लूड किया, राष्ट्र की एकता को उसके अंदर उन्होंने इंक्लूड किया, एक अखंडता जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, उसको इंक्लूड किया। तो इन सारी चीज़ों को एक ऑब्जेक्ट के तौर पर जो है नेहरू जी लेकर आए और उन्होंने कहा कि हमारा जो भारत है और भारत में जो बना
संविधान प्रियम्बल जो उसका इंट्रोडक्शन कहलाएगा, तो उस इंट्रोडक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं जो कि बताता है कि हमारा भारत और हमारे भारत का संविधान, भारत के लोग कैसे हैं, हमारा भारत कैसा है। ठीक है, तो जब ये पंडित जी के मतलब ये नेहरू जी के जब माइंड में आया था, तो उन्होंने इसका जो प्रस्ताव रखा था, जब इसका इंट्रोडक्शन दिया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था, तो वो किया था 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को। और ये लोगों से जब डिस्कस किया, लोगों को बहुत पसंद आया कि हाँ ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे भारत को, हमारे संविधान को डिस्क्राइब करे। ठीक है ना, होता है ना कि पहले बुक्स को पढ़ने के लिए हमें इंट्रोडक्शन चाहिए होता है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी सोचा कि हाँ ये इसमें कोई बुराई नहीं है और होना ही चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर जब इसको एक्सेप्ट किया गया तो होता है 22 जनवरी 1947। ठीक है, तो 22 जनवरी और 1947 या इसको कह लो 22 जनवरी 1947 ये सारा जो था पूरा इसको प्रियम्बल तैयार करके इसको एक्सेप्ट किया गया। ठीक है ना, जब इसको स्वीकार किया गया कि हाँ जी पंडित जी आपने एकदम सही बात की और ये होना चाहिए, हम सब इस चीज़ के लिए एग्री करते हैं, तो वो डेट थी आपकी 22 जनवरी 1947। ठीक है, तो इस प्रियम्बल मेकर्स के अंदर नेहरू जी का बहुत बड़ा रोल था, जो ऑब्जेक्टिव के साथ में इसको लेकर आए। अब आगे बात करते हैं कि स्टार्ट किससे होता है। कहते हैं ना कि सोर्स क्या है इसका, तो ये जब प्रियम्बल की बात करते हैं तो प्रियम्बल के सोर्स के रूप में देखा जाता है हम लोगों को। मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था ना कि पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है, हम लोग, क्योंकि वी आर ह्यूमन और वी आर सोशली मैन, एनिमल नहीं हैं हम लोग। जो लोग समाज में रहते हैं वो लोग सोशली होते हैं, तो वी आर की यहाँ बात होती है, वी द पीपल, हम लोग। तो ये जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल का सोर्स किसको माना गया है, हम लोगों को माना गया है, और हमारे इसकी शुरुआती होती है हम भारत के लोग। ठीक है ना, तो इसके जो सोर्स है, प्रियम्बल का जो सोर्स है, जो प्रस्तावना का सोर्स है, वो किसको माना गया है, हम लोगों को माना गया है। अब बात करते हैं नेचर की। जो प्रियम्बल है उसका नेचर क्या है, ठीक है ना, जो हमारी प्रस्तावना है उसकी प्रकृति क्या है। तो नेचर की बात करें तो देखिए जो नेचर है, पहला ये जो नेचर बात करता है संप्रभु, सॉवरेन की बात करता है। सॉवरेन का मतलब क्या होता है, संप्रभु। संप्रभु का मतलब क्या होता है, जो सभी चीज़ों के अंदर संप्रभु हो, किसी का उसके ऊपर कोई कंट्रोल ना हो, सर्वोच्च हो, सर्वाधिकारी हो। ठीक है ना, ये कंट्रोल करने वाली चीज़ें, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ ये जो सॉवरेनिटी है ये सबको कंट्रोल करेगी, नहीं, ये ऐसी सॉवरेनिटी है जिसके ऊपर कोई अपना कंट्रोल नहीं चला सकता। ये संप्रभु है, सर्वोच्च है। ठीक है ना, सबसे ऊपर माना गया है, सोवरेन है। इसके साथ में जो दूसरा नेचर है वो है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतंत्रात्मक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक क्या है, जहाँ पर हम लोग की डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा है हमारा प्रियम्बल, हमारी प्रस्तावना। तो हम लोग ही यहाँ पर संप्रभु हैं, हम लोग ही यहाँ पर डेमोक्रेटिक हैं। ठीक है, थर्ड जो है वो है हमारी सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्षता। मैं आप लोगों को एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि प्लीज़ डोंट यूज़ वर्ड धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों ही अलग टर्म है, दोनों ही अलग शब्द हैं। धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं तो धर्मनिरपेक्ष वहाँ पर आता है जहाँ पर आप धर्म के अगेंस्ट में चले जाते हैं, अपने धर्म को सर्वोच्च मांगने लग जाते हैं। ठीक है ना, वहाँ पे कम्युनलिज्म आ जाता है। लेकिन यहाँ पर पंथ निरपेक्ष की बात हो रही है, सेक्युलर की बात हो रही है। तो जब पंथ निरपेक्ष की यहाँ पर बात करते हैं तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि सबके धर्म समान हैं, सबके धर्म सर्वोच्च हैं, लेकिन आप किसी के धर्म को नीचे नहीं करेंगे और राज्य का धर्म से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है ना, तो भारत का जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, वो कैसा है, वो सेक्युलर है। भारत की प्रस्तावना का नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, वो पंथ निरपेक्ष है, सेक्युलर है। फोर्थ है इसमें सोशलिस्ट। सोशलिस्ट हिंदी में अगर उसको कहेंगे तो समाजवादी। तो भारत का जो प्रस्तावना है, जो उसकी प्रियम्बल है, वो कैसी है, समाजवादी है, सोशलिस्ट है। समाजवादी की जब हम बात करते हैं तो जो समाज के बारे में सोचते हैं, समाज के साथ जुड़कर चलते हैं, एक बंधुत्व का जो भाईचारे जैसी जो फीलिंग्स है ना, वो इसके अंदर ऐड होती हैं। तो यहाँ पर ये जो नेचर है ना, वो एक समाजवादी नेचर है, जो समाज को जोड़कर एक अच्छे
अच्छी फीलिंग्स और अच्छे विकास के साथ, एक वैल्यूज़ के साथ इसको जोड़कर चलते हैं। लास्ट है इसका रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। अभी 26 को गया तो था, बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता होता कि गणतंत्र दिवस है या स्वतंत्र दिवस है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त को जो सेलिब्रेट किया जाता है वो स्वतंत्र दिवस होता है। ठीक है ना, आपका उसको कहते हैं ना कि भारत आज़ाद हुआ था तो 15 अगस्त वाले दिन आज़ाद हुआ था। और ये रिपब्लिक है जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मतलब हम जब संविधान के साथ फॉलोअप करने की कोशिश कर रहे थे और जब हमने उसे एक्सेप्ट किया था कि हाँ अब हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तब उस चीज़ को बोला जाता है रिपब्लिक। ठीक है, तो भारत का जो नेचर है उसकी प्रस्तावना का वो कैसा है, वो है रिपब्लिक, गणतंत्र है। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक करके कि सॉवरेन का मतलब क्या होता है, सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, संप्रभु का क्या मतलब क्या होता है। सॉवरेन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सॉवरेन का मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट कंट्री। सॉवरेन भारत जो है एक स्वतंत्र देश है जिसके ऊपर किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है, ना ही यूएस का, ना ही यूएसएसआर का, ना ही चाइना का, ना ही किसी का। ठीक है ना, तो ये एक ऐसा देश है जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, ये खुद में ही संप्रभु है, खुद में ही सर्वोच्च है। ठीक है ना, ये सर्वोपरि है। सॉवरेन की बात करें तो सॉवरेन जो है ये बात करता है नो एक्सटर्नल, इसके अंदर कोई भी बाहरी तत्व जो है अपना कंट्रोल नहीं जता सकता और ना ही इसके अंदर कोई हस्तक्षेप कर सकता, कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो सॉवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट कंट्री जहाँ पर कोई एक्सटर्नल और इंटरफेयर ना हो, वह स्वतंत्र देश है जिसमें कोई बाहरी ना आ सकता है, ना कंट्रोल कर सकता है, ना ही कोई इंटरफेयर कर सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं सोशलिस्ट की। सोशलिस्ट क्या बात करता है, सोशलिस्ट डिफाइन करता है एक समाजवादी वर्ड को। और जब हम समाजवादी वर्ड की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया था, समाज के साथ चलने वाले लोग, एक समाज को बनाकर रखने वाले लोग जो ये सोचते हैं कि चीज़ें वैल्यूज़ के साथ क्या करनी है, क्या नहीं करनी है, हमारे समाज के साथ क्या अच्छा है, एक तरह से कह लीजिए वेलफेयर सोसाइटी की बात करते हैं, कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। और ये कल्याणकारी राज्य क्या होता है, कल्याणकारी राज्य की जो अमीर और गरीब के जो तबके हैं उनको ऐसे करके चलना जहाँ पर अमीर अमीर ना दिखे, गरीब गरीब ना दिखे, दोनों में बैलेंस बना रहे, दोनों में संतुलन बना रहे। तो जब हम सोशलिस्ट की बात करते हैं तो भारत की जो प्रस्तावना है, भारत का जो प्रियम्बल है, उसके अंदर ये समाजवादी कहाँ से आया, ये समाजवादी जो विचारधारा थी वो लेकर आए थे नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी। ठीक है, तो नेहरू जी और गांधी जी के द्वारा ये जो सोशलिस्ट थिंकिंग है, सोशलिस्ट जो विचारधारा है, ये लेकर आए थे और इन्हीं के द्वारा जो है ये सोशलिस्ट एक आइडिया इसके अंदर अडॉप्ट किया गया था कि हाँ भारत को एक समाजवादी नज़रिए से देखा जाना चाहिए। क्योंकि यदि एक ही चीज़ पर फोकस किया गया, अगर हम वेस्ट को ही एक्सेप्ट करते रहे तो जो गरीब लोग हैं वो और गरीब हो जाएंगे और उनका विकास कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, भारत को समाजवादी नज़रिए से देखने की बहुत आवश्यकता है जहाँ पर मिली जुली चीज़ें हों और लोग बैलेंस बनाकर चलना सीखें। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ये सोशलिस्ट वाले जो हैं वेलफेयर कल्याण की बात करते हैं, मतलब वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं कि अच्छे अच्छे ऐसे स्कूलों की भी स्थापना की जाए जहाँ पर जिनके पास ज़रूरत है लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटी है लेकिन उनके पास चीज़ें हैं नहीं कि वो वहाँ जा सकें। ठीक है ना, उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है जाने की, ना ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो देकर कर सके, चाहे वो फीस हो, स्कूल ड्रेस हो या कुछ भी हो। तो ऐसी कंडीशन वाले या ऐसी कंडीशन वाले जिनके पास खाने के लिए भी रोटी नहीं, तो उन्होंने कहा ऐसी कंडीशन को ऊपर उठाना चाहिए। इसलिए तो कहा था कि गांधी जी ने मिक्स्ड मॉडल अपनाया था भारत के विकास के लिए कि एक मिक्स मॉडल होना चाहिए जिसको महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। तो इसलिए कल्याणकारी स्टेट की यहाँ पर बात की गई है। उसके बाद है ये जो सोशलिस्ट वर्ड है ना, ये हमारे अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, उसी के थ्रू जोड़ा गया। जब हमारा प्रियम्बल आया था ना, जब प्रस्तावना बनी थी, तो हमारे प्रियम्बल, हमारी प्रस्तावना के अंदर ये वर्ड नहीं था सोशलिस्ट। ये तो विकास जैसे जैसे हुआ, कंडीशन जैसे जैसे चेंज हुई, जैसे जैसे लोग एजुकेट हुए और देखा कि हाँ अब चुनाव के अंदर चीज़ें चेंज हो, चुनाव के बाद चीज़ें चेंज होने लगी हैं, लोगों की ज़रूरत है, उनकी फैसिलिटीज़ और मतलब बहुत सारी चीज़ों में चेंज दिखा। तो इस वजह से लगा कि अब 42वां संविधान संशोधन ही इसका कुछ करेगा। तो 42
अमेंडमेंट किया गया था 42वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा गांधी और नेहरू दोनों की ही मिली भगत से ये सोशलिस्ट वर्ड को इसके अंदर ऐड किया था। उसके बाद जो थर्ड है वो है सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष, जैसा कि मैंने बताया था। तो पंथ निरपेक्ष बात करता है, ये पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म इसको हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ थी, चाहे कि फ्रांस ले लो, यूएसएसआर ले लो, तो ऐसे देशों के अंदर ना जो मतलब हमारा रिलीजन की जो कंडीशन थी ना, वहाँ पर हम उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे, बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे, बैन था वहाँ पर। लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं है। भारत में जो सेक्युलरिज्म है उसको एक पॉजिटिव वे में देखा गया और कहा गया कि आप जिस धर्म के हैं, चाहे आप हिंदू धर्म के हो, मुस्लिम धर्म के हो, सिख धर्म के हो, किसी भी धर्म के आप हो, हमें कोई इससे मतलब नहीं है। आप अपने धर्म को बिहेव में लेकर आइए, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसका यूज़ कीजिए, आपको पूजा करनी है पूजा कीजिए, आपको नमाज़ पढ़नी है नमाज़ पीजिए, आपको चर्च जाना है आप चर्च जाइए, आपको जो करना है आप करिए। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि सरकार इसके साथ इन्वॉल्व होगी, नहीं। स्टेट जो है, सरकार को ही स्टेट बोला जाता है। तो जो स्टेट है, स्टेट का पंथ निरपेक्ष या कह लो धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है। इसलिए बोला पंथ और निरपेक्ष, पंथ का अलग होना और निरपेक्ष, तो पंथ निरपेक्ष इसलिए इसको बोला जाता है। तो क्या है कि भारत के अंदर फ्रीडम टू प्रैक्टिस, मतलब खुद के जो रिलीजन है उसको प्रैक्टिस करने की स्वतंत्रता प्रोवाइड की गई है, जबकि अदर देशों के अंदर पहले ऐसा नहीं था। तो ये इसको प्रेजेंट किया गया था। और स्टेट हैज़ नो रिलीजन, कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होता, ये भी उसको कहा गया कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता, राज्य का एक ही धर्म होता है और वो होता है ह्यूमैनिटी। हमें मानव के विकास के ऊपर फोकस करना है, हमें उसके अंदर नैतिकता के ऊपर हमें बल देना है। तो इसलिए उन्होंने कहा राज्य का कोई धर्म नहीं होता, लोगों के धर्म हो सकते हैं लेकिन राज्य का धर्म नहीं होता, और हम लोगों को नहीं रोकते। उनको अगर अपना रिलीजन को प्रैक्टिस करना है, धर्म को प्रैक्टिस करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन राज्य इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि प्रोफेस और प्रोपेगेट की इन्होंने बात की, जो पेशा है और जो प्रचार है वो भी जो है राज्य इससे अलग रहेगा। आपका जो पेशा है, चाहे मतलब होते हैं ना, अलग अलग धर्म में अलग अलग तरह के पेशे भी होते हैं, काम करना, व्यवसाय उनके अलग अलग हो सकते हैं, उनके प्रचार करने के तरीके अलग हो सकते हैं। तो वही है कि सरकार इसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगी कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रचार करे किसी भी धर्म का, ठीक है ना, हिंदुओं के धर्म का कर दे कि हम ये कर रहे हैं, मुसलमानों के धर्म का ये कर दें। तो ऐसी कंडीशन में इन्होंने कहा कि जो स्टेट है, जो राज्य है, वो ऐसी कोई भी कंडीशन क्रिएट नहीं करेगा। इंसान चाहे, मनुष्य चाहे, जो करना चाहे वो कर सकता है अपने धर्म के साथ में, चाहे वो पेशा कोई भी अपनाए, मतलब कोई भी रोज़गार कर सकता है, किसी पे कोई रोक टोक नहीं है, और प्रचार भी कोई कर सकता है। लेकिन सरकार या सरकार से जुड़ा हुआ कोई पर्सन इस टाइप का कोई काम नहीं कर सकता। उसके बाद ये सेक्युलर जो है ना, ये भी कंडीशंस के साथ में आया था, ठीक है ना। जब बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले तब 42 अमेंडमेंट जो हुआ था, 42 अमेंडमेंट के साथ ही इसको देखा गया था। 42वें संविधान संशोधन के साथ ही कुछ शब्दों को यहाँ पर जोड़ा गया था। तो उसी शब्दों के अंदर एक ये वर्ड भी था, सेक्युलर वर्ड, जिसका मतलब होता है कि राज्य का धर्म से कोई भी मतलब नहीं है, वो अलग रहेगा। उसके बाद बात करते हैं डेमोक्रेसी की। तीसरा वर्ड है हमारा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, मतलब कि हम लोग। जब भी डेमोक्रेसी की बात आए तो आप अपने बारे में सोचने लग जाइए कि हाँ, ये हमारे बारे में बात करता है। तो डेमोक्रेसी किसको डिफाइन करता है? डेमोक्रेसी बात करता है पीपल और रूल। डेमोक्रेसी किससे बना है? डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेसी का मतलब होता है रूल। पीपल का मतलब लोग और रूल का मतलब शासन। तो लोगों के शासन मतलब ये है कि लोगों के शासन किसको डिफाइन करते हैं? हम लोगों को डिफाइन करते हैं ना। अब मोदी जी ऊपर बैठे हुए हैं गद्दी पर, या पहले इंदिरा गांधी बैठी हुई थी, ठीक है ना, या कोई भी बैठा हुआ था, वो किससे चुनकर गया था? हमसे ही चुनकर गया था ना, डायरेक्ट तो नहीं चले गए थे। तो इसलिए लोगों का शासन था ये, और ये आज भी लोगों का शासन है। तो हमारी प्रस्तावना के अंदर, हमारे प्रियम्बल में इस चीज़ को दिखाया गया है, इस चीज़ को डिफाइन किया गया है कि भारत जो है एक लोकतंत्रात्मक देश है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट सत्ता शासन करने नहीं आ सकता, कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि ये जितने भी ऊपर बैठे हुए लोग हैं या जो भी शासन कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कहने पे गए हैं, हमारे बिहाफ पे कर रहे हैं, हम लोगों ने इनको चुनकर भेजा है। तो ये जो लोग हैं ना, ये शासन कर रहे हैं, ये भी जनता में आते हैं, ये भी लोग में आते हैं। तो ये हैं हम लोग, क्योंकि हमने ही उनको चुना है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन है गवर्नमेंट, ठीक है ना, सरकार। और सरकार किससे चलती है?
बाय विल ऑफ द पीपल। विल ऑफ द पीपल का मतलब क्या होता है? वैसे जो विल वर्ड है ना वो रूसो के द्वारा यूज़ किया गया था, मतलब कि इच्छा, आपकी इंटरनल पावर, ठीक है ना। तो जो विल वर्ड है वो इंटरनल पावर को बोलते हैं, आपकी आंतरिक इच्छा को बोलते हैं। तो विल ऑफ द पीपल जो है, जो लोगों की जो आंतरिक इच्छा है, जो लोगों की विल है, उसके द्वारा सरकार बनती है, और सरकार के द्वारा ही क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, निर्माण किया गया। तो संविधान किससे बना है? सरकार से। और सरकार किससे बनी है? लोगों की इच्छा से बनी है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की बात करते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन की बात करती है, कि यहाँ पर सारी चीज़ें वो डायरेक्ट भी होती है, इनडायरेक्ट भी होती है। डायरेक्ट क्या होती है कि हम लोग जो है उन लोगों को भेजते हैं यहाँ से, तो क्या है वो, जब हम वोट करते हैं तो क्या है? दिखाई दे रहा है कि हाँ क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब चीज़ें ऐसी इलेक्ट होती हैं, जैसे कि राष्ट्रपति का शासन है, और जब राष्ट्रपति भी यहाँ से चुनकर जाते हैं, ठीक है ना, उनको मतलब इलेक्ट किया जाता है, लेकिन वो पब्लिकली उतना शो नहीं होता, क्योंकि वो हम लोगों के द्वारा, जो लोग चुने गए हैं वो उन्हीं के द्वारा इलेक्ट होते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या है, वो इनडायरेक्ट दिखाई देता है। तो और जब हम अपने एमएलए वगैरह को चुनते हैं तो वो क्या होता है? वो डायरेक्ट आता है। तो इसलिए डेमोक्रेसी के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही रिप्रेजेंट को देखा जाता है, दोनों ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधि को देखा जाता है। उसके बाद हम बात करें रिपब्लिक की जब हम बात करते हैं तो रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। गण का मतलब जो ऊपर बैठा हुआ है, जो सबसे सर्वोच्च है, और तंत्र मतलब जनता। तो गणतंत्र की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? जो रियल हेड है, मतलब कि एक्चुअल हेड जो है वो कौन है? यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है ना, जिसे कि असली मुखिया बोलते हैं, प्रधानमंत्री। और जो दूसरे हैं वो है नॉमिनल हेड, मतलब कि प्रेसिडेंट। नॉमिनल हेड मतलब क्या होता है? नाम मात्र के जो मुखिया होता है वो कौन है? अध्यक्ष हैं। प्रेसिडेंट मतलब भारत में उसको राष्ट्रपति बोला जाता है, ठीक है ना। तो असली हेड हो गए हमारे प्रधानमंत्री, और जो मुखिया हैं, नाम मात्र के जो मुखिया हैं, उन्हें बोला जाता है राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पर क्या है? ये दोनों ही, चाहे वो रियल हेड हो या नॉमिनल हेड हो, मतलब चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो या फिर प्रेसिडेंट हो, इन दोनों का जो इन दोनों का जो सिलेक्शन होता है वो कैसे होता है? इलेक्ट करके होता है, निर्वाचित, मतलब ये चुनकर आते हैं, ठीक है ना। ये डायरेक्ट नहीं आ जाते, डायरेक्ट इन द सेंस कि ये हेरिडिटी से नहीं आते, ये ऐसा नहीं है। ये मतलब इनका सिलेक्शन होता है इलेक्ट होके। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये इलेक्ट होकर आते हैं, ये कोई हेरिडिटी से नहीं आते। और हेरिडिटी का मतलब होता है आनुवांशिक। वो सुपर 30 की मूवी थी ना, कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, यहाँ पर वो वाली चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पर जो है सारी चीज़ें लोगों के हाथ में है, क्योंकि हम लोग से ही भारत बना है, तो हम लोगों के हाथ में ही सारी चीज़ें, तो हम लोग ही उनको चुनकर भेजते हैं। तो ये लोग चुनकर आते हैं, यहाँ पर कोई भी जो है हेरिडिटी या फिर आनुवांशिक तौर पर सिलेक्ट नहीं हो। उसके बाद बात करें 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को किस चीज़ की बात करते हैं? तो 1949 जो है, इस टाइम पर हमने प्रियम्बल को, प्रस्तावना को अडॉप्ट किया था। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे हम वो देख लेते हैं, जिसे कि नेहरू जी लेकर आए थे। तो ऑब्जेक्टिव की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला, इसका पहला ऑब्जेक्टिव था न्याय। न्याय का मतलब होता है जस्टिस। तो हमारी प्रियम्बल का पहला वर्ड है हमारा, जो डिफाइन करता है हमारे भारत को, हमारी प्रस्तावना, हमारे पूरे संविधान को, वो है जस्टिस। कि हमारे भारत में सभी के साथ जस्टिस होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सभी के साथ न्याय होगा। उसके बाद है दूसरा है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, कि हर मनुष्य जो भारत का है वो हर चीज़ के लिए स्वतंत्र होगा, ठीक है ना। ये नहीं किसी का मर्डर कर दे। स्वतंत्र का मतलब है नैतिक कार्यों के लिए स्वतंत्र होगा, जिसमें कुछ वैल्यूज़ होंगे, चाहे वो अपने धर्म की पूजा करे, ठीक है ना, या फिर वो कहीं मंदिर में जाए, आने जाने की, पढ़ने लिखने की, ठीक है ना, अपने विकास करने की, उसे हर प्रकार की स्वतंत्रता होगी। उस पर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होगा। उस पर कंट्रोल जब तक नहीं होगा जब तक वो दूसरे को हानि नहीं पहुंचाता। तीसरा था कि हमारे भारत की प्रस्तावना जो है, हमारे भारत का संविधान कहता है कि हमारा भारत जो है सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सभी लोग, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सभी के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। किसी के साथ भी असमानता नहीं देखी जाएगी, बल्कि देखते तो ये हैं कि बिहेव में कुछ और ही है, बट हमारे भारत के अंदर, हमारी प्रस्तावना में ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद चौथा है
फ्रेटर्निटी, इसका मतलब होता है बंधुत्व, कि भारत के लोग जो हैं वो हमेशा भाईचारे के साथ रहेंगे। भाईचारे का मतलब होता है प्यार भरे रिश्ते के साथ रहेंगे, ठीक है ना। तो बंधुत्व की यहाँ बात की गई है कि यहाँ पर सब बंधुत्व के साथ, यह सभी नागरिकों में बंधुता की भावना का विकास और व्यक्ति की गरिमा के साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता की रचना करना, ये सारे भी ऑब्जेक्टिव इसके अंदर शामिल होते हैं। तो यहाँ पे बंधुत्व, न्याय, स्वतंत्रता, समानता की यहाँ पर बात की गई। उसके बाद बात करते हैं ये 42वें संविधान संशोधन की। तो 42वें संविधान संशोधन में क्या क्या जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था तो उसके अंदर जोड़ा गया था सोशलिस्ट को, जिसको मैं बता चुकी हूँ, समाजवादी, सेक्युलर मतलब कि पंथ निरपेक्षता, और थर्ड था इंटीग्रिटी मतलब कि अखंडता। 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके अंदर 3 वर्डों को जोड़ा गया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी मतलब कि समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ज़्यादातर 42वें संविधान संशोधन से क्वेश्चन आते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो 42वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा है और वो क्वेश्चन है कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड, या पावर ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल 368। हिंदी में इसकी अगर बात करें तो प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है क्या? क्या संविधान को बदला जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है? और दूसरा है कि क्या आर्टिकल 368 संसद की शक्ति है? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर बात करते हैं बेरूवारी संघ और परिक्षेत्रों का आदान प्रदान। 1960 के अंदर ये केस आया था, मतलब कि बेरूवारी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स। ये एक केस था जिसके अंदर मतलब जब जजेस की जो बेंच बैठी थी और उसके अंदर कहा था कि जो कंक्लूज़न निकल कर आया था उसके अंदर यही था कि बेरूवारी यूनियन और एक्सचेंज के अंदर ये कहा गया था कि संविधान के जो भी पार्ट है ना, संविधान के सभी पार्ट को आर्टिकल 368 के थ्रू चेंज किया जा सकता है, ठीक है ना। पर एक कंडीशन है कि जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, वो संविधान का भाग ही नहीं है, ठीक है ना। तो यही कहा था कि प्रस्तावना इसका पार्ट नहीं है संविधान का, तो इसलिए आप प्रस्तावना के अंदर चेंज नहीं कर सकते, आप संविधान में चेंज कर सकते हैं। तो क्या कहा? कैन नॉट बी अमेंडेड, संशोधित इसको नहीं किया जा सकता। तो बेरूवारी यूनियन जो केस आया था 1960 में, उसमें कहा था कि प्रस्तावना के अंदर चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये संविधान का भाग नहीं है। संविधान के आधार पर, मतलब संविधान के लिए ये बना है, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है, संविधान का भाग नहीं है, तो इसलिए इसके अंदर कोई चेंज नहीं किया सकता है, पहले से बन गया है। संविधान में आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसी के ऊपर मतलब कुछ टाइम बाद एक और केस आया, तो यहाँ पर लिखा है नो, कि हाँ प्रस्तावना में चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। अब एक और केस आया, वो था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये 1973 के अंदर ये केस आया था। और जब ये केस आया था तो इसके अंदर इन्होंने देखा कि जो बेरूवारी केस था उसके अंदर एक चूक हो गई, एक बहुत बड़ी गलती हो गई, ये कह लो। ये गलती ये थी कि इन्होंने कहा कि यार मतलब प्रस्तावना, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। कोई भी इंट्रोडक्टरी है, हम एक किताब अगर लिखते हैं और उस किताब का इंट्रोडक्शन का पार्ट हम किसी और में लगा दें तो ये थोड़ी कि इंट्रोडक्शन, वो किताब वो वैसी बन जाएगी जैसा उसका इंट्रोडक्शन। नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर क्यों कॉन्स्टिट्यूशन का भाग जो है हमारी प्रस्तावना नहीं हो सकती है? तो केशवानंद के अंदर इस चीज़ को चेंज कर दिया और कहा कि नहीं, जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आधार कह सकते हैं, कि वो एक ऐसी चीज़ है जिसको हम उससे अलग मान ही नहीं सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जो प्रस्तावना है, वो संविधान का ही हिस्सा है। उसको संविधान के हिस्से जिसको बोलते हैं ना मूलभूत ढांचा, तो ये ही इन्होंने कहा कि इसके मूलभूत ढांचे के अंतर्गत इसको नहीं माना जा सकता है। पर हाँ, ये नहीं कह सकते कि हाँ ये संविधान का भाग नहीं है। कई ऐसे भी आए ना, मतलब न्यायपालिकाओं के अंदर कई जजेस थे जिन्होंने ये कहा था कि जो मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल नहीं है उनको संशोधित किया जा सकता है। और ये कहा गया था केशवानंद भारती ने। तो क्या कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, क्योंकि हमारे लिए संविधान जितना इम्पोर्टेंट है और वो बना ही हमारी प्रियम्बल के आधार पर है। हमने पहले ही सोचा था कि भारत में ऐसा ऐसा होगा, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसको कहा गया कि कैन बी अमेंडेड बाय आर्टिकल 368, इसको संशोधित किया जा सकता है। लेकिन अब ये कंडीशन देख लीजिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन और आ रहा होगा कि मैम अगर सच में ऐसा है कि मतलब प्रस्तावना के अंदर अगर चेंज
मतलब किया जा सकता है हैं, और तो मतलब बेरुवारी वाला जो केस है उसके अंदर नहीं किया जा सकता है। तो बेरुवारी वाला जो केस था वो तो काफ़ी पहले आ गया था, केशवानंद भारती से ही पहले। तो उससे पहले 1942 अमेंडमेंट जो हुआ तो उसके अंदर वो चेंजेस कैसे आ गए? तो ये जब दिमाग में क्वेश्चन आता है तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंदर जो चेंज हुए थे, हमारी प्रस्तावना में जो 3 वर्ड चेंज किए गए हैं उसको चेंज किया गया है सिर्फ प्रस्तावना को, लेकिन प्रस्तावना के जो बेसिक मूलभूत जो ढांचा कहते हैं ना उसके अंदर कोई चेंज नहीं किया गया है। वो 3 वर्ड प्रस्तावना को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डाले गए थे, लेकिन उसके स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया गया, स्ट्रक्चर में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई, ठीक है ना। तो 368 जो है आर्टिकल 368 के साथ बेसिक फीचर में छेड़छाड़ नहीं कर सकती थी, बाकी सब में आप छेड़छाड़ कर सकते हो, ये कहा गया। तो केशवानंद भारती में कहा गया कि हाँ प्रियम्बल में चेंज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके ऐसी चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते जो कि पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दे, ठीक है ना। अब आप बाइक की अगर बात करें और बाइक के अंदर कहें कि भैया बाइक को हमें ठीक करना है, इसके अंदर कुछ चेंजेस करना है, अब आप उसका इंजन ही निकाल के फेंक दोगे और कहोगे इंजन की जगह ऐसा करते हैं इसके अंदर साइकिल की कोई चीज़ लगा देते तो वो चल जाएगी? नहीं ना। तो ऐसे ही कहा कि नहीं, प्रियम्बल के अंदर चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक उसकी चीज़ है ना उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, बाकी सब चीज़ें उसके अंदर कर सकते हैं। यही चीज़ उसकी आधार थी कि 42वें के अंदर बेसिक के साथ छेड़छाड़ ना करके उसको एक स्ट्रॉन्ग करने के लिए 3 वर्ड जोड़े गए थे, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर केशवानंद भारती में कहा गया कि हाँ इसके अंदर जो है चेंज कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी जजेस थे जिन्होंने, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि जो प्रियम्बल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रस्तावना है उसको कुछ ने ब्लूप्रिंट्स के नाम से बोला, तो किसी ने इसको नक्शे के तौर पे इसको प्रेजेंट किया कि एक नक्शा है, इसको प्रेजेंट करना चाहिए, ये एक नक्शा है जो भारत का पूरा बता सकता है कि भारत के संविधान के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो इसको नक्शे के रूप में प्रेजेंट किया जाता है और इसको एक ब्लूप्रिंट के रूप में भी इसको देखा जाता है। तो जब से हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बना और जब हमारा ये प्रियम्बल बना, तब से लेकर एक ही बार हमारी प्रियम्बल के अंदर चेंज हुआ, मॉडिफाई जो कहा जाता है, या उसके अंदर एक ही बार अमेंड हुआ, और वो था 42वां संविधान संशोधन, और वो भी इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो होप सो आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर किसी की कोई क्वेरी है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और रही आपकी बात, तो मैं बता दूं कि आप लोगों के एग्ज़ाम मार्च के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। तो आप तैयारी करते रहिए, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कुछ है, तो मैं इसके ऊपर अगेन आपको वीडियो बना दूंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता दीजिएगा। तो होप सो आपको समझ में आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए नमस्कार।